हमारा सवाल इस तरह से है, मुबैना वीडियो स्कैंडल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला, नून लीग का नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार देने का मुतालबा, क्या नून लीग का ये मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, वैसे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फैसले के ऊपर, और आपके ख्याल में सजा कलअदम करार दी जा सकती है? देखिए, अदालत के 4-5 तरीके के इख्तियार हैं जो अलग अलग हैं और उन्हें अलग अलग समझने की ज़रूरत है। पहले हाई कोर्ट की एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 203 के नीचे, जिसका मतलब ये है कि तमाम मतहत अदालतों को वो सुपरवाइज करती है। उस कैपेसिटी के अंदर, क्योंकि एक स्कैंडल सामने आ गया है, गालिबन उस कैपेसिटी के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा है कि इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। आइदर वे ये बात तो सामने आई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी इस सारे प्रोसेस में। सो एज अ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन उन्होंने एक्सरसाइज की, एक बात है। फिर एक डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन है। आप जज को का देखते हैं कि क्या मिसकॉन्डक्ट है कि नहीं। इस केस में मिसकॉन्डक्ट भी सामने आता है। एक तो ये कि वो पार्टियों से छुप छुप के मिलते रहे, बेशक वो फैसले के बाद हो, लेकिन अपील चूंकि पेंडिंग थी तो एक पार्टी के साथ मिलना और उन्हें मेरिट्स के ऊपर बताना, जो वो खुद एडमिट कर रहे हैं अब और कह रहे हैं मैं जाती उम्रा भी गया। अगर ब्लैकमेल हो रहे थे तो रिपोर्ट करना चाहिए था ना, बताते हाई कोर्ट को कि जी मुझे इस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये तो बड़ा संगीन ऑफेंस है जो भी ब्लैकमेल कर रहा था एक जज को। सो दूसरी डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन है, उसमें अब जब वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट वापस जाएंगे गालिबन उस वक्त उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन किया जाएगा। तीसरी फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है 184(3) के नीचे। वो हमें याद है कि जब ये पैनमा के फैसले आए थे तो तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की। ऑल्दो जिस तरह मैंने जिक्र किया 203 के नीचे हाई कोर्ट मॉनिटर करती है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की। यहाँ पे तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और एक मॉनिटरिंग जज अपॉइंट किए जिन्होंने भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था। सो उस मॉनिटरिंग की मौजूदगी में एक इतना बड़ा मिसकॉन्डक्ट हो जाए या स्कैंडल सामने आ जाए तो वो सवाल उठा देता है सुप्रीम कोर्ट की अपनी मॉनिटरिंग एबिलिटीज़ के ऊपर। सो एक उस चीज़ के ऊपर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। फिर एक 184(3) के नीचे एक अलग से जुरिस्डिक्शन है जिसके नीचे एक पिटिशन फाइल हुई है और अब गालिबन अभी खबर चल रही थी कि नोटिस ले लिया है चीफ जस्टिस साहब ने और वो 16 तारीख के लिए फिक्स की जाएगी। वो अलग से पिटिशन सुनी जाएगी। और फिर एक आखिरी जो जुरिस्डिक्शन है वो अपेलेट जुरिस्डिक्शन है। वो जुरिस्डिक्शन है जिसमें हाई कोर्ट एज एन अपील कोर्ट इस अपील को सुन रहा है। उसके अंदर अब नवाज शरीफ के वकला को लेके जाना पड़ेगा जो ऑडियो वीडियो उनके पास है सबूत के तौर पे, और जिसने रिकॉर्डिंग की उसे गवाह के तौर पे, ताकि वो प्रोड्यूस हो वहाँ पे, वो अपनी शहादत दे सकें कि हाँ ये हमारे सामने बात हुई। और अगर वो चीज़ प्रूव हो जाती है, उनका वर्जन प्रूव हो जाता है, तो फिर बिल्कुल ये अनल हो सकती है, इससे अनल होना चाहिए और फिर शायद गालिबन ये दोबारा रीट्रायल के अंदर जाएगा मसला। लेकिन अभी कह देना कि इसलिए खाली के जज को रिमूव कर दिया गया है इस वजह से कलादम कर दें, ये आर्टिकल 203 के नीचे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि आप इसी तरह डायरेक्टली कलादम नहीं कर सकते। वो अपील के अंदर कलादम हुआ तो हुआ, और वो अपील अब सितंबर में सुनी जानी है या गालिबन उससे पहले शायद सुनी जा सकती हो। अपील के अंदर हुआ तो हुआ। आपके ख्याल में अरशाद भट्टी साहब, अब जो बयानात जो अरशद मलिक साहब कह रहे हैं, हम बयान हल्फी के ऊपर अगले सवाल के अंदर आएंगे, उस पर तफसीली बात करेंगे। अभी हम नून लीग के मुतालबे पे ही रहना चाहेंगे। तो इस पे कंफ्यूजन तो अब बहुत ज़्यादा फैल गई है बयान हल्फी के बाद भी ख़ास तौर पे, तो बेहतर यही होगा कि कलअदम करार दे दिया जाए। बेशक केस तो ऑब्वियसली ख़त्म नहीं होगा उसके बावजूद भी। देखिए, बिल्कुल बहुत बेहतर होगा ये, इससे बेहतर फैसला और क्या हो सकता है कि अभी जो ही जज साहब को हटाया, साथ ही कोई बंदा कोई उठ के मेरे ख्याल से अभी जज सारे आए, सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इकट्ठे बैठे, फैसला कलअदम करार दें, नवाज शरीफ साहब को फूलों की पत्तियां डालते हुए वापस लाएं और फिर एक और फैसला कलअदम करार दें, नायल लीग ख़त्म करें और फिर एक और फैसला कलअदम पर कहें कि पनामा लीग्स आई कोई नहीं था, और फिर एक और फैसला करार दें, सारे जज साहबान उनको बिठाएं गाड़ी में और पीएम हाउस पहुंचा दें, और फिर एक और फैसला कलअदम करार दें कि इमरान खान वगैरह इन सारों को जेलों में डाल दें। और उसके बाद अल्लाह के फजल से हम एक अगला रिपोर्ट कार्ड का सवाल रखें कि अब मुल्क में दूध और शहद की नहरें कहाँ से बहेंगी। बहुत अच्छे फैसले हैं ये। गुलामों के फैसले ऐसे ही होते हैं कि एक अगले स्टेप पे एक जज के बाद फैसला कर ले, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, यानी कोई आगे चलते जाओ और सारा कुछ करते जाओ जैसा करना है। यानी एक दूसरी बात, मैंने ज़िंदगी में आप परसों तरसों पढ़ा था कि सुल्तान राही मरहूम ने
पूरी अपनी 35 साल जिंदगी में कोई 800 फिल्मों में काम किया था। अब मैं ये दोनों के मानकर मरियम साहिबा का भी सच मान लेता हूँ, जज साहब का भी सच मान लेता हूँ, दोनों साहिबा के सच मान लेता हूँ। दोनों ने ठीक कहा, फैसला अदालत ने करना है, इन दोनों में से कौन सा ठीक है वो अदालत करेगी। मैं दोनों का सच मानता हूँ इस वक्त। तो सुल्तान राई मरहूम साहब ने 35 सालों में 800 फिल्मों में काम किया। अरशद मलिक साहब ने कोई 2-2.5 सालों में कम से कम जिस हिसाब से फिल्मों में काम कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि राई साहब का रिकॉर्ड टूट जाना था। फिर दूसरी बात है, मैं स्टेट को सलाम करता हूँ, इतना कमज़ोर सहमा दबाव कि अरशद मलिक साहब पे दबाव उन्होंने डाला हुआ था और उसके बावजूद जाती उम्रा में मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब से भी मिलते हैं वो साहिब, और उसके बाद हुसैन नवाज साहब को मदीना पाक में भी मिलते हैं, उसके बाद सारों को मिलते हैं, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारों को मिला के पैसों की ऑफर करा के सारा, उसके बाद अगले सवाल में इसकी तफसील में जाएंगे। भट्टी साहब, नई ऑप्शन आप ले रहे हैं, अगर फैसला इनको करना चाहिए, आगे 6-7 फैसले कर लेना, 7 एक फैसलों के बाद नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा करीब आ जाएगी, तो 7 एक फैसले हैं वो कर ऑप्शन। अब सा ये आज 1 साल से या 2 साल से हम भट्टी साहब के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आज पहली दफा है कि मुझे थोड़े भुखलाए हुए नजर आए हैं। अब हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बात नहीं कर रहे थे, सवाल जवाब ऐसा है भट्टी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इतने परेशान है आज। औसान खताओ ना हवास बाख्ता, 2 लफ्ज़ है उर्दू के। मुझे परेशानी है क्योंकि ये दिल के मरीज हैं और नवाज शरीफ चूंकि इनके बच्चों के दूध पी गए थे, तो इस वजह से मैं नहीं। अब देखें, कई बातें कर दी, अब मैं उसका जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि बुखलाया हुआ तो मैं हूं, सिर्फ परेशान है कि नहीं है ये बता दें, आगे बढ़ना है फिर साहब। उसके बुखलाया हुआ तो न्याय साहब सुन लीजिएगा ना, प्लीज सुन लीजिए, मैंने भी सुना है। अच्छा, उस बुखलाया हुआ तो मैं हूं कि उसमें कोई शक नहीं, मेरा महबूब कायद वापस आ रहा है और मुझे समझ ही नहीं लग रही करूं क्या, हंसूं रोऊं, फूल लेके करूं, क्या करूं। दूसरी बात जो पिछले बच्चों का दूध पी गए थे, इन्होंने भैंसें बेच दी हैं, ये इन्होंने सारी भैंसें ही बेच दी हैं, वो भी बुखलाहट है। तीसरी बात ये है कि इसके बाद तीसरी बात ये है कि मैं न्याजी साहब को अंदर कराना चाहता था, वो अंदर वाले बाहर निकल रहे हैं, इस पे भी बुखलाहट है। अब मैं क्या करूं, किस पे करूं। चले, तो आपकी हमने जाना साफी साहब की तरफ था, लेकिन क्योंकि न्याई साहब बहुत इससे जो है ना मुस्तफीद हो गए हैं गुफ्तगू से। न्याजी साहब इतने बादाम खा लिए हैं आज तो। न्याजी साहब प्लीज, आप साफी साहब इजाजत दे रहे हैं, उनकी इजाजत से आ रहे हैं। न्याजी साहब आपको भी नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह आज भट्टी साहब बौखलाए हुए, उसी तरह ये न्याजी साहब आज पूरे मौज और जज्बे में हैं। इसीलिए न्याय साहब और सलीम साफी साहब भी मरियम नवाज को मिलकर, शहबाज शरीफ साहब को मिलकर बीपर देकर के मरियम नवाज दीवानगी की हद तक नवाज शरीफ को रिहा करवाना चाहती है। भाई कौन बेटी साहब, आप जैसे बहुत कम लोग होंगे जिनको माँ बाप के रिश्तों का ख्याल नहीं होगा। मरियम नवाज का नहीं, आप और उधर तो बहुत ज्यादा माँ बाप के मामले में इंसान जज्बाती हो जाते हैं। आप जैसे बहुत कम लोग होंगे जो रिश्तों के आंखों में आंसू आ गए थे आपका बीपर सुनकर, आपके बीपर सुनकर मैं आंखों में आंसू आ गए। अभी आपके रोने का वक्त आ रहा है, अभी जरा इनको अब साहब बॉक्सिंग शहबाज शरीफ से भी मेरी गपशप हुई और मरियम साहबा से भी हुई, दीवानगी की हद तक। आप भी जर्नलिस्ट बने हमारी तरह, आपसे भी सब मिलेंगे। बाबर साहब नहीं, आप यही जर्नलिस्ट हैं तो अल्लाह आपको ये जर्नलिज्म मुबारक करे। अरशद मलिक का केस लड़ रहे थे, उनके वकील बने हुए थे, आज उसका ये हशर निकला। बाबर साहब, न्याजी साहब, बाबर साहब, ठीक है साहब, सुन लेते हैं पहले। बाबर साहब, आपने एक जो है ना, जिसको कहना चाहिए कि अपनी एक सरप्राइज शो की है। बॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि अगर एक राउंड के अंदर सर पे दूसरे बॉक्सर पे अच्छा पंच पड़ जाए तो उस रिंग के अंदर तो बुखला जाता है और वो बिल्कुल से पाँव उखड़ जाते हैं और कई दफ़ा वो गिर भी पड़ता है, लेकिन फिर राउंड के बाद आके फिर संभलता है कि इसका जवाब कैसे देना है। तो ये पहले तो जो आपने पंच मारा है उसने तो इनको कर दिया बुखलाहट का शिकार भट्टी साहब को। मुझे तो लगता है कि आज अरशद साहब को छोड़ के अच्छा फिर उसके बाद जब साफी साहब ने उनको थोड़ा एंगेज किया तो उनके मैंने देखा कि आखिरी 2-3 फिक्रे में भट्टी साहब के अंदर वो थोड़ी सी जान नजर आई है। अगर ये जान नजर आई है, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। मुबैना भट्टी पे होना है तो फिर कर दे। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो वही तो न्याय साहब, आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बात ये कि अच्छा अल्लाह हक है,
اور یہ عمران خان صاحب نے تو اللہ اکبر، پتہ نہیں کیسے بالکل سے اللہ اکبر اللہ حق ہے، اور یہ خدا گواہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قدرت آپ کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، وہ آسمان سے ندا بلند نہیں ہوتی، کبھی آج تک نہیں ہوئی، یہ واقعات ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی تصور میں تھا کہ ارشد ملک صاحب کے بارے میں اتنی بھیانک ویڈیو، اور یہ وہ ہے جو آ چکی ہے جو نہیں آئیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے چھیڑے مریم کو 18-19 تاریخ کو بلایا ہے، یہ میں نے جیسے پہلے دن جو آیا تھا تو میں نے کہا اللہ کرے یہ اس پہ ڈٹے رہیں۔ اب یہ مریم کو ٹرائل کورٹ میں لائیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ گند کہاں جا کے ٹھہرتا ہے۔ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ پتہ چلا ہے کہ ویڈیو سچی ہے، وگرنہ یہ جتنی میں نے بکواس سنی تھی پچھلے 4-5-6 دن میں، حکومتی جتنے عہدیداران تھے، جتنے معززین تھے، جتنے اکابرین تھے، وہ تو یہ کہتے رہے تھے کہ جھوٹ ہے، اور اس کے بعد جرنلائز باتیں کرتے رہے تھے۔ فروغ نسیم صاحب، آپ کو اب شرم آنی چاہیے کسی قسم کا بیان دیتے ہوئے، اس سے زیادہ ہلکی بات آپ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بندے کی ویڈیو صحیح ثابت ہوئی ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہوا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے، اس کے بعد آپ یہ بیان دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں اللہ میاں کو جواب نہیں دینا۔ مملکت خداداد اسلامیہ کے اندر اور پھر ریاست مدینہ کا نام کے اوپر اور اس کے پیچھے جو کاروبار جو پراگندہ دھندا سے چل رہا تھا وہ یہاں ہو گیا۔ آج پاکستان پوری دنیا کے اندر، پاکستان کا جوڈیشل سسٹم پوری دنیا کے اندر جس طرح آیا ہے، میرا تو سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آیا اس ویڈیو کے اندر پریشر کا لفظ یوز کیا ہے، کیونکہ کبھی وہ شراب کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کروڑوں کا 10 کروڑ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات بتا دوں صاحب کو کہ ایک سال سے 1.5 سال سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کی ہے، کہ عمران خان دے جلسے میں آج میں نچرے نو دل کر دے، یہ جج صاحب کی ویڈیو تھی جو میوزک لگا ہوئے، وہ غلط ویڈیو تھی، اس پہ نہیں نیائی صاحب، وہ ایک اور شخصیت کی ویڈیو تھی، وہ سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ویڈیو تھی، وہ جج صاحب نہیں تھے اس ویڈیو میں۔ صاحب کی طرف جاتے ہیں، نیائی صاحب اگلے سوال پہ بھی اسی ٹاپک میں آپ سے مزید بات کریں گے، باقی سب کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ صافی صاحب، جو آج جج صاحب کو ہٹایا گیا ہے، اس سے نون لیگ کے موقف کو تقویت ملی ہے یا پھر نقصان ہوگا؟ اور جو حکومت ڈیفینڈ کرنے آئی آج پریس کانفرنس میں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت تو الگ رہنا تھا اس معاملے سے۔ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں آج نیازی صاحب نے بھی بادام زیادہ کھا لیے ہیں، یہ تو مجھے آج پتہ چلا لاہور میں آ کے کہ یہاں بادام بھی کھلائے جاتے ہیں، اور دوسرا اور بادام زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ خواہ ہر معاملے میں اپنے کزن عمران خان صاحب کو لے آتے ہیں۔ بہرحال نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے محروم کرانے میں، ان کو سزا دلوانے میں یا پھر اس کو اندر کرانے میں عمران خان صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے خواہ یہ ان پہ غصہ نہ نکالیں۔ اس وقت وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں خود بنفس نفیس بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر ان کے خلاف یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو وہ اگر کریڈٹ جھوٹا لیتے ہیں کہ جی میں نے نواز شریف کو اندر کیا، میں نے زرداری کو اندر کیا، تو یہ کیا چکر ہے کہ ایک طرف وہ جھوٹ بول کے کریڈٹ لے رہے ہیں ان کو اندر کرنے کا، اور دوسرا نیازی صاحب بھی اب ان کو خواہ بدنام کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو اس بیچارے پہ یہ تہمت نہ لگائی جائے۔ اس طرح کے کام وہ سویلین پرائم منسٹر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ دیکھیں، پہلے سے بھی بابر ستار صاحب جیسے قانونی ماہرین بھی یہ کہتے تھے کہ جی جو ٹرائل جس طریقے سے پاناما کے کیس کے معاملے کو اور بات کو جس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس میں انصاف کے تقاضوں کو پوری نہیں کیا جا رہا ہے، اور کچھ نئی عدالتی روایتیں قائم ہو رہی ہے، یہ قانونی ماہرین کا خیال تھا۔ اور مسلم لیگ نون کا تو موقف یہی تھا کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو سیاسی طور پر آؤٹ کرنے کے لیے قومی احتساب بیورو کو یا لوئر جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا میں بھی ایک طبقہ ہم جیسے طالب علموں کو تھا کہ جن کو یہ محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں سے متعلق صرف نظر کیا جا رہا ہے، اس سے ملتے جلتے کیسز سے
पनामा में और कितने लोगों के नाम आए थे, उनका किसी ने नहीं पूछा। तो मज़ीद उस तासुर को तक़वियत मिल गया कि हाँ वाकई इन चीज़ों को भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर जब मरियम नवाज़ ये वीडियो सामने ले आई तो उसके बाद तो ज़ाहिरी बात है कि उस राय को मज़ीद तक़वियत मिल गई कि इंसाफ नहीं हुआ है। अब जब आला अदलिया ने या उसके सुपरवाइजरी कोर्ट ने उनको ओहदे से हटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि वीडियोस के बारे में या वीडियोस की सच्चाई के बारे में वो चीज़ आला अदालत ने भी तस्लीम कर ली। तो मेरे ख्याल में आप यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ वो फॉर्मेलिटी बाकी है ऊपर की अदालतों से, बाकी जज का इंसाफ ना करना, उनका प्रेशर में आना, उनका जानिबदाराना फैसला करना और उसके हवाले से उनका ब्लैकमेल हो जाना, ये आला अदलिया ने भी आज के अपने इस इक़दाम से साबित कर दिया। आपके ख्याल में तस्लीम किया इस बात को, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल की तरफ जाएंगे। महमल, नून लीग भरपूर मुतालबा कर रही है, मरियम नवाज ने भी अपने ट्विटर पैगाम में कह दिया है, अगर नहीं फैसला कलअदम होता तो क्या तरीका कार अपनाएगी आपके ख्याल में नून लीग? देखिए अब सा इसमें मेरी बात ये है कि जज साहब जो हैं वो तो अब कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। एक ये पता चल रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ये तय करना है कि आया कि नून लीग ने जो वीडियो दी थी वो ठीक है, उसका जो जैसे भी होगा, और या फिर ये कि जो इन्होंने एफिडेविट लिखी है वो ठीक है। इसका तो तयन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगा। लेकिन बात यह है कि जो केस के ऊपर इन्होंने फैसला दिया था उसकी तो अब कोई लीगल सैंक्टिटी या उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। उसके लिए जिस तरह बाबर साहब ने भी बात की कि एक ऑप्शन ये है कि अगर इसको रीट्रायल कर दें, इसका मिस ट्रायल डिक्लेयर करके, ये नहीं कोई कह रहा कि फ़ौरन रिहाई कर दें या उस तरह से, लेकिन ये कि ट्रायल तो दोबारा होना पड़ेगा, होना चाहिए। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में अगर ये चीज़ होती तो वहाँ ये इस दोबारा से ट्रायल वो शुरू होता और दोबारा से पता चलता है कि आया कि उसके अंदर कुछ था वजन के नहीं। अगर आप जो बात कर रही हैं कि नून लीग जो है वो क्या करेगी, मेरे तो ख्याल में नून लीग इससे बढ़कर जो उन्होंने अभी किया है, उन्होंने बड़ा हेड ऑन लिया है गवर्नमेंट को भी। तो वो तो मेरे ख्याल में दे वांट टू गो ऑल आउट। वो तो बाहर भी आ जाएंगे, सड़कों पे भी आ जाएंगे, रैलीज भी कर लेंगे। बाकी भी उनका जो बयानिया, टीवी पे तो बेशक पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया तो है और आवाम भी है। तो मेरे ख्याल में वो फिर आवाम में जाएंगे ये अपना जो है मुकदमा लेकर। सही, बिल्कुल हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। एक बार फिर से बता दें कि बयानी हलफी में जो बातें कही गई हैं जज साहब की तरफ से, उसके ऊपर हम अगले सवाल में तफसीली तौर पर बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह महमल गुफ्तगू कर रही हैं, ट्रायल आपके ख्याल में होना होगा, बगैर उसके इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं, या फिर सिर्फ बयानी हलफी को मानकर इस फैसले को बरकरार रखा जाए? देखिए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फ़ैसला हुआ था तो उस वक्त हबीब जालिब ने कहा था ये मुनसिफ खुद ही कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पे जो हमको फ़ैसला देंगे। ये जो जज साहब का पूरा उनका बयान हल्फी है, बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रखें, जो उनका बयान हल्फी है और वो उस वक्त बयान हल्फी सामने आ रहा है जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। यानी ये जो कुछ वो अपने बयान में कह रहे हैं, ना उन्होंने इससे जो सुपरवाइजरी जज हैं उनको आगाह किया, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया, और वो ये सारी बातें जिस शख्स के बारे में वो फैसला कर रहे हैं उस शख्स से जाके वो जाती उम्रा में मिल रहे हैं। तो जब उस जज का पूरा कंडक्ट ये साबित कर रहा है तो उस जज के फैसले की क्रेडिबिलिटी कैसे रह सकती है? अब ये अलग बात है क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी अपील है, अपील में ही जाके चीज़ें होंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक पिटीशन पे जो है वो नोटिस इशू कर दिए हैं और ये वीडियो पे जो है वो मेरा ख्याल है 16 जुलाई को 3 रुकनी बेंच उस पर फैसला वो समाअत करेगा, जो मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ ये पिटीशन फाइल हुई है कि उन्होंने जो है वो अकाउंटेबिलिटी और इस फैसले के ख़िलाफ़ और अदालतों की तौहीन की उनके बकौल। लेकिन मैं हैरान हूँ आज शहजाद अकबर साहब की और फ़र्रुख नसीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। यानी वो कल फ़र्रुख नसीम साहब एक बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन ले रहे थे कि जी हमारा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो करेगा वो हमें काबिल, या कोर्ट जो फैसले करेंगे वो हमें काबिल कबूल होगा और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस जज के बयान हल्फी के हवाले से थी। यानी इतनी बजाय इसके कि वो एक न्यूट्रल पोजीशन लेते, इतनी बायस पोजीशन दोनों ने। अव्वल तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी,
اگر کورٹ اپنے تئیں ایک فیصلہ کر رہی ہے کہ انہوں نے ہٹا کے ان کو واپس لاہور ہائی کورٹ جو ان کی لاہور ہائی کورٹ انہیں واپس رپورٹ کرنے کو کہا ہے، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اس چیز سے اس پورے پروسیس سے ان کو اب آؤٹ کر دیا ہے. اب اس پہ انکوائری ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، جو کہ ہونی چاہیے میرے لحاظ سے، اوورال اس ساری صورتحال میں حکومت کی طرف سے ضرور نظر آئے. عمر صاحب آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں، تھوڑا سا پری میچور مطالبات کر رہی ہے، پری میچور مطالبات کر رہی ہے. جو اپیل ہے اس میں جا کے انہیں یہ بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس سے ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ